हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल द ग्राफ्स ऑफ एनसीईआरटी बायोलॉजी की क्लास 11th और क्लास 12th के अंदर जितने भी ग्राफ दिए हुए हैं सारे के सारे ग्राफ को आज हम एक ही क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। इन ग्राफ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कई बार ग्राफ पहचानने के लिए क्वेश्चन आता है, कई बार ग्राफ से रिलेटेड फॉर्मूला पूछ लेते हैं, कई बार ग्राफ से रिलेटेड स्टेटमेंट आ जाती है। यानी कि चाहे डायग्राम हो, चाहे स्टेटमेंट हो, चाहे फॉर्मूला हो, चाहे अवर्शन रीज़न हो और चाहे डायरेक्ट एमसीक्यू का क्वेश्चन हो, आपको ये ग्राफ बार बार मिलते हैं। 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट करें इसी पार्ट से। 10 मिनट में कंप्लीट करेंगे इन सारे के सारे ग्राफ को। आई थिंक 10 से 12 ग्राफ रहेंगे। इसके बाद आपको एनसीईआरटी में जाकर इन ग्राफ की थ्योरी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कोई भी टॉपिक आपको और पढ़ना है तो उसके बारे में कमेंट ज़रूर करें। एंड येस, जो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता के जाते हैं कि मैम ये टॉपिक पढ़ा दीजिए, वो मैंने शॉर्ट वीडियो में करवा दिया है, तो आप शॉर्ट वीडियो को देखें, आपको आपका टॉपिक मिल जाएगा। चलिए, तो हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत है आप सभी के अपने चैनल साइंस मैजिक पर। तो पहला ग्राफ हमारे पास आ गया है ये वाला। इसके अंदर क्या दिखाया गया देखिए, आप देख पा रहे हैं इसमें ग्राफ के एक एक्सिस पे पॉपुलेशन डेंसिटी दिखाई है और एक तरफ टाइम दिखाया है। और ये यहाँ पर 2 फॉर्मूलाज है जहाँ से बार बार क्वेश्चन आता है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस इसी ग्राफ से आते हैं। तो देखिए इसमें आपको क्या याद रखना है, इसके अंदर आपको याद रखना है कि ये ए क्या है। सबसे पहले बात करते हैं, ये ए क्या है। ये होता है अनलिमिटेड रिसोर्स। क्या होता है? अनलिमिटेड रिसोर्स। जब आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, सोचो बहुत चीज़ें हैं, बहुत ही चीज़ें हैं, ना खाने की कमी, ना जगह की कमी, ना पैसे की कमी, किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो पॉपुलेशन क्या होगी? बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, है ना। यानी कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज होंगे तो पॉपुलेशन बहुत तेज इंक्रीज करेगी। ऐसी ग्रोथ को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और इस कर्व को बोलेंगे एक्सपोनेंशियल कर्व। इस कर्व को क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंशियल कर्व। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? dn/dt इज इक्वल टू rn, इज इक्वल टू rn। अब बात कर लेते हैं b की। अगर हम b की बात करते हैं तो यहाँ पर b क्या चीज़ है? यहाँ पर है लिमिटेड रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज लिमिटेड है। हमें पता है कि भाई इतनी चीज़ें अवेलेबल है। तो देखो, एक बार तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, जब तक रिसोर्सेज मिल रहे हैं बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। अब होंगे लड़ाई झगड़े, एक दूसरे में लड़ाइयाँ होंगी, तो पॉपुलेशन एकदम से रुक जाएगी, यानी ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी। रिसोर्सेज जब कम होते हैं तो ग्रोथ स्लो होती है। कैसी होती है? स्लो ग्रोथ होती है। और इसे बोलते हैं कौन सी ग्रोथ? लॉजिस्टिक ग्रोथ। क्या बोलते हैं? लॉजिस्टिक ग्रोथ। और इस कर्व को बोलते हैं लॉजिस्टिक कर्व। क्या बोलते हैं? लॉजिस्टिक कर्व। ये जो कर्व है किस पे डिपेंड कर रही है? इस के ऊपर, यानी जो आपका नेचर है उसके पास रखने की क्षमता कितनी है। के क्या होता है? कैरिंग कैपेसिटी। के क्या होता है? कैरिंग कैपेसिटी। तो फॉर्मूला क्या जाएगा? ये जाएगा फॉर्मूला। अब इससे क्वेश्चन सुनो कैसे कैसे आते हैं। इस चैप्टर से आपके पास क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। पहला क्वेश्चन तो ग्राफ पे क्वेश्चन आ जाएगा कि ग्राफ के अंदर ये क्या है और ये क्या है, यानी कौन सा लॉजिस्टिक ग्रोथ है, कौन सा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। दूसरा क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला से आ जाएगा। क्वेश्चन आ सकता है कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं तो कौन सा फॉर्मूला सही है, या लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं तो कौन सा फॉर्मूला सही है। तीसरा क्वेश्चन ये के क्या है ये पूछ लेते हैं। तो ये आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे। आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। तो चलिए दूसरे ग्राफ के ऊपर चलते हैं। ग्राफ नंबर 2 हमारे पास ये दिया हुआ है। किस चीज़ का ग्राफ है ये ग्राफ है हमारा, देखिए, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वर्सेस लाइट इंटेंसिटी। ये हमें बताना चाहता है कि जैसे जैसे लाइट बढ़ रही है फोटोसिंथेसिस पे क्या प्रभाव आएगा, क्या इफेक्ट आएगा। तो देखिए पहले हम बात करते हैं इस ए की। जब हम इस ए की बात कर रहे हैं तो इस ए के अंदर आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे लाइट बढ़ रही है फोटोसिंथेसिस भी बढ़ रही है। ये तो सीधी सी बात है। पहली बात क्या होगी? सबसे पहली चीज़, लाइट इज अ लिमिटिंग फैक्टर। ये ए क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि लाइट क्या है? एक लिमिटिंग फैक्टर है। यानी जब तक लाइट बढ़ती रहेगी फोटोसिंथेसिस भी बढ़ती रहेगी। ये बता रहा है जब जब लाइट बढ़ेगी फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा। अब बी पॉइंट क्या है? दिस इज द बी पॉइंट। ये सैचुरेशन है। बी क्या है? सैचुरेशन। तो ये क्या? लाइट सैचुरेशन पॉइंट। बी क्या है? बी इज लाइट सैचुरेशन पॉइंट। धीरे धीरे फोटोसिंथेसिस होने लगी और सैचुरेट होने लगा। सी क्या है? सी आ गया फ्लैट हिस्सा, जिसमें हम बोलेंगे कांस्टेंट मैक्सिमम रेट। यानी अब कितनी ही लाइट दे दो, लेकिन अभी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फोटोसिंथेसिस उतनी की उतनी चलेगी। ठीक है, यानी कि इस जगह पर सी पॉइंट पर लाइट जो है वो लिमिटिंग फैक्टर नहीं है,
कोई और चीज़, सम अदर थिंग इज लिमिटिंग फैक्टर, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगला इसी ग्राफ में एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये वाला पॉइंट डी। तो ये डी क्या है? ये डी है मैक्सिमम लाइट रिक्वायर्ड फॉर सैचुरेशन, यानी कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस के लिए मैक्सिमम कितनी लाइट चाहिए, वो है डी। एंड यही पॉइंट यहाँ पर ई दिया हुआ है, ये क्या है? मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कितना जा सकता है, ये है ई। तो आपसे इस ग्राफ से पूछा जा सकता है ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, ई क्या है। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट ग्राफ के ऊपर चलते हैं, एक बार दोबारा से सुन लीजिए ये क्या बोल रहा है। एक सिंपल तरीके से, जैसे जैसे लाइट बढ़ रही है वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस बढ़ रही है, ठीक है। यहाँ यानी कि लाइट पे फोटोसिंथेसिस डिपेंड करता है। फिर एक टाइम आएगा फोटोसिंथेसिस धीरे धीरे बढ़ेगी, यानी कि धीरे धीरे लाइट का अब इफेक्ट खत्म होता जा रहा है। फिर एक टाइम आएगा उसके बाद कितनी ही लाइट दे दो फोटोसिंथेसिस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि कोई और चीज़ का असर पड़ सकता है लेकिन लाइट का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये सैचुरेशन हो चुका है, ठीक है। अब जो सैचुरेशन पॉइंट है उस पर कितना रेट मैक्सिमम आ रहा है और कितनी लाइट मैक्सिमम लग रही है, यही है डी और ई। नेक्स्ट ग्राफ पे चलते हैं। 3 चीजें याद रखनी है, व्हाट आर कन्फर्मर्स, व्हाट आर रेगुलेटर्स एंड व्हाट आर पार्शियल रेगुलेटर्स। देखो, इंटरनल लेवल यानी बॉडी टेम्परेचर, एक्सटर्नल लेवल यानी इन्वायरमेंट का टेम्परेचर। जैसे जैसे बाहर टेम्परेचर बढ़ रहा है, कन्फर्मर्स को देखो, जैसे जैसे बाहर टेम्परेचर बढ़ रहा है बॉडी में भी बढ़ रहा है, यानी ये वो ऑर्गेनिज्म है जो खुद का बॉडी का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रख पाते हैं, नहीं रख पाते, नहीं रख पाते। यानी ये होम्योस्टेसिस शो कर पाते हैं, नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। होम्योस्टेसिस मतलब खुद का बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना। तो कन्फर्मर्स वो हैं जो खुद की बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते, जैसे जैसे बाहर का टेम्परेचर बढ़ेगा इनका भी बढ़ेगा। रेगुलेटर वो हैं जो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, बाहर का कुछ मर्जी होता रहे, यानी ये होम्योस्टेसिस शो करते हैं। पार्शियल रेगुलेटर वो हैं जो कुछ टाइम तक तो कन्फर्मर की तरह एक्ट करते हैं और उसके बाद रेगुलेटर की तरह एक्ट करते हैं। अब याद क्या रखना है, पहले ये कन्फर्मर की तरह एक्ट करते हैं, बाद में रेगुलेटर की तरह एक्ट करते हैं, ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट ग्राफ पे चलते हैं। ये है हमारा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इससे बार बार क्वेश्चन आता है, ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व किसके बीच में लगा हुआ है? पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। ये नॉर्मल लेवल है, यहाँ पर मैक्सिमम हीमोग्लोबिन, मैक्सिमम ऑक्सीजन चक चुकी है, ठीक है। अब बात करते हैं 2 चीज़ों की। अगर सराउंडिंग में PCO2 ज़्यादा है, CO2 ज़्यादा होगी तो पानी के साथ जुड़कर क्या बनाएगी? H2CO3, कार्बोनिक एसिड, यानी हाइड्रोजन आयन भी ज़्यादा हो जाएंगे, यानी pH क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और टेम्परेचर क्या होता है? ज़्यादा होता है। ऐसी कंडीशन में एफिनिटी ऑफ O2 विद हीमोग्लोबिन डिक्रीज करेगी, और ये कहाँ होता है? ये होता है टिश्यू के अंदर, और ग्राफ जो है वो राइट शिफ्ट हो जाएगा। कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? राइट। और इसी को बोलते हैं बोहर इफेक्ट। क्या बोलते हैं? बोहर इफेक्ट। अब दूसरी सिचुएशन में क्या हो सकता है? दूसरी सिचुएशन में हो सकता है कि PCO2 क्या है? कम है। अब CO2 कम होगी तो हाइड्रोजन आयन भी क्या होंगे? कम होंगे। तो pH क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। टेम्परेचर क्या है? कम है। ऐसी सिचुएशन में जो O2 एफिनिटी है विद हीमोग्लोबिन ये इंक्रीज करेगी, यानी PO2 क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो ग्राफ है वो लेफ्ट में शिफ्ट करेगा। कैसे? लेफ्ट में शिफ्ट करेगा, और इसको बोलते हैं होल्डेन इफेक्ट। क्या बोलते हैं? होल्डेन इफेक्ट। तो यहाँ से बार बार नीट में क्वेश्चन आता है, टॉपिक छोड़िएगा मत, अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट शिफ्ट कब होती है? टिश्यू में। लेफ्ट शिफ्ट कब होती है? एल्वियोलाई में। कहाँ पर? एल्वियोलाई में। राइट शिफ्ट में क्या कंडीशन होती है? 1 2 3 4, ये कंडीशन याद रखनी है। लेफ्ट शिफ्ट में 1 2 3 4। PO2 याद मत रखिएगा, ये याद मत रखिएगा, इससे क्वेश्चन गलत हो जाता है। अगर कंडीशन पूछी जाए तो इन चारों को ही हमें मार्क करना है। बोहर इफेक्ट क्या है? ये है। होल्डेन इफेक्ट क्या है? ये है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इस कर्व को क्या बोलते हैं? इस कर्व को बोलते हैं सिग्मोइड कर्व। क्या बोलते हैं? सिग्मोइड कर्व। अगला ग्राफ हमारे पास है सिंपल सा ग्राफ। ये ग्राफ बहुत चांसेस तो कम है नीट में आने के, बट 1-2 बार आए हुए हैं। तो आपको जस्ट ये याद रखना है कि इसके अंदर कौन कौन से जो है एरियाज है। डेजर्ट है, ग्रासलैंड है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, टेम्परेट फॉरेस्ट है, कोनीफेरस फॉरेस्ट है, आर्टिक एंड अल्पाइन टंड्रा है, ठीक
ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। और कौन सी जगह कहाँ पर मौजूद है, देखिए हाई टेम्परेचर यहाँ पर ये क्या है, डेजर्ट, ये लो टेम्परेचर पे क्या है, आर्कटिक एंड एल्पाइन टंड्रा। यहाँ पर बारिशें बहुत ज़्यादा होती है, ये क्या है, टेम्परेट फॉरेस्ट, ठीक सॉरी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। यहाँ पर सब कुछ कॉन्स्टेंट सा रहता है, ये क्या है, टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेचर थोड़ा कम है, कॉर्निफेरस फॉरेस्ट, ठीक है। और ये बीच में क्या बचा जो सबके एरिया में आ रहा है, ग्रासलैंड फॉरेस्ट। तो आपको ये याद रखना है कि कौन सा फॉरेस्ट क्या है, इसको याद कर लीजिएगा, इसको याद कर लेना, रट्टा मार लेना इसको भाई, ठीक है। चलिए अगले ग्राफ पे चलते हैं। ये इमेज आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है, ये अर्थमेटिक ग्रोथ है, ये ज्योमेट्रिक ग्रोथ है। मतलब क्या है आइए जानते हैं। अर्थमेटिक ग्रोथ कुछ भी नहीं है, आपके पास एक सेल थी, मान के चलिए आपके पास एक सेल थी, उस सेल ने डिवाइड किया, 2 सेल बनाई। इस 2 सेल में से एक तो क्या हो गई, परमानेंट हो गई, और एक ने फिर आगे डिवाइड कर दिया। फिर इन 2 में से ये परमानेंट हो गई, इसने फिर डिवाइड कर दिया, ये परमानेंट हो गई, इसने फिर डिवाइड कर दिया, फिर ये परमानेंट हो गई, इसने फिर डिवाइड कर दिया। यानी आप देख रहे हो ग्रोथ लगातार चल रही है, ग्रोथ कांस्टेंट है, लगातार ग्रोथ चल रही है। और लगातार ग्रोथ लीनियर ग्रोथ कहलाती है। अगर इसका ग्राफ कोई बनाने के लिए कहेगा तो लीनियर ग्राफ बनेगा, ग्रोथ लगातार चलेगी, ठीक है। इसी को बोलते हैं अर्थमेटिक ग्रोथ। क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक ग्रोथ। ज्योमेट्रिक में क्या होता है, आपके पास एक सेल थी, 1 से 2 बनी, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 128, इस तरीके से स्टोरी चलती है। ये क्या है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल हो गई ये, एक तरीके से क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो गई। अब देखिए अगर आपसे ये 2 चीजें क्लियर होगी, अर्थमेटिक ग्रोथ क्या है, एक्सपोनेंशियल ज्योमेट्रिक ग्रोथ क्या है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि जाइगोट कैसे डिवाइड करता है। तो जाइगोट हमें पता है, पहले एक सेल होती है, 1 से 2 बनती है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे ही बनता है ना, ब्लास्टोमेयर कंडीशन आती है, ठीक है। तो ये गैस्ट्रूला वगैरह बनते हैं। तो पहले क्या होती है, पहले ज्योमेट्रिक ग्रोथ होती है, और बाद में जब सारी सेल्स बन जाती हैं तो उसमें से कुछ सेल डिवाइड करती हैं, कुछ नहीं डिवाइड करती, बाद में अर्थमेटिक ग्रोथ हो जाती है। यानी कि जाइगोट में या हम में इंसानों में कौन सी ग्रोथ शो होती है, तो दोनों होती है, अर्थमेटिक भी और ज्योमेट्रिक भी, ये आपको याद रखना है। अगले ग्राफ पे चलते हैं। ये हमारे पास एवोल्यूशन का ग्राफ आ गया। देखिए एवोल्यूशन के ग्राफ 3, ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है सिलेक्शन प्रोसेस। क्या बता रहा है, सिलेक्शन। तो यहाँ पर क्या है, इसे बोलते हैं, इस ग्राफ को, इसको बोलते हैं स्टेबल या बैलेंस्ड, इसे बोलेंगे डायरेक्शनल, इसे बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव। देखिए जब मीन वैल्यू सिलेक्ट की जाए, क्या सिलेक्ट की जाए, मीन वैल्यू, तो वो स्टेबल हो गया। जब कोई एक एक्सट्रीम वैल्यू, एनी वन एक्सट्रीम वैल्यू सिलेक्ट की जाए तो डायरेक्शनल, एंड जब दोनों एक्सट्रीम, बोथ एक्सट्रीम चूज कर ली जाए तो डिस्ट्रक्टिव वैल्यू, डिस्ट्रक्टिव सिलेक्शन। क्लियर है इतनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक और ग्राफ एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सिंपल सा ग्राफ है। पहला ग्राफ हमें क्या दिखा रहा है, पहला ग्राफ हमें शो कर रहा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए, बी एंड कैरोटीनॉइड्स, ठीक है। अब आपको इसमें क्या याद रखना है, इसमें याद रखना है कि सबसे ऊपर ये क्या है, सबसे ऊपर है ये ए, उसके बाद किसकी पीक आ रही है, कैरोटीनॉइड की, एंड सबसे नीचे पीक आ रही है क्लोरोफिल बी की। पहली बात तो ये याद रखना है, अगर ये वाला ग्राफ आ जाए तो आपको मार्किंग आनी चाहिए, ए कौन सा है, कैरोटीनॉइड कौन सा है, बी कौन सा है। आपके पास सीधे ऐसे लिखा होगा, देखो यहाँ पे नाम नहीं लिखे होंगे, और आपसे पूछा जाएगा ये क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये दूसरे नंबर पे इसकी यहाँ पे पीक आ रही है कैरोटीनॉइड, ठीक है। तो पहला ग्राफ क्लियर है। दूसरा ग्राफ क्या शो कर रहा है हमें, ये वाला ग्राफ, ये हमें शो कर रहा है एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि इन पिगमेंट का इनके ऊपर क्या असर है फोटोसिंथेसिस पे। और तीसरे में हमने इन दोनों को कंबाइन कर दिया, और इन दोनों को कंबाइन करने से रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट निकला कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है ब्लू एंड रेड लाइट पे, और मिनिमम फोटोसिंथेसिस होती है ग्रीन लाइट पे। ये 2 इससे रिजल्ट निकले हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। अगले ग्राफ पे चलते हैं। ये हमारा ग्राफ आ गया एक्टिवेशन एनर्जी वाला ग्राफ। कौन सा ग्राफ, एक्टिवेशन एनर्जी वाला ग्राफ। बहुत सिंपल है, हमें पता है कि किसी भी सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाते हैं जब हम, तो हम उस ये यहाँ पर कुछ ना कुछ टाइम लगता है रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए। हमने सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाया, हमें पता है कोई टाइम लगेगा, ठीक है। अगर हम इसमें कोई एंजाइम डाल देते हैं तो एंजाइम क्या करता है, एंजाइम डिक्रीज कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी को। व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, क्वेश्चन इज, हमने ये तो पता लगा दिया कि एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगा, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी क्या चीज़ है भाई। एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए, एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रिएक्शन, ठीक है, उसे बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। अब सोचो एंजाइम में कम एनर्जी चाहिए तो सबस्ट्रेट से बनना तो प्रोडक्ट ही है,
लेकिन ये जल्दी बन जाएगा, कम एनर्जी में बन जाएगा, ये एनर्जी बस इतनी ही लगी। लेकिन अगर एंजाइम नहीं डालेंगे तो एनर्जी ज़्यादा लगेगी, बस इतना सा ही फ़र्क है। अब इसमें एक मेन पॉइंट जो आपको याद रखना है वो क्या है, आपको ये याद रखना है कि एंजाइम जो है वो इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। बात सही है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गई, बट इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है कि वो प्रोडक्ट बदल देगी, बनेगा वही जो बनना था, चाहे वो धीरे बने चाहे वो तेज बने, बनेगा वही, बस एंजाइम उस रिएक्शन को तेज करवा देता है, दैट्स इट। अगले पे चलते हैं। ये हमारे पास सेल साइकिल का डायग्राम आ गया। हमें पता है ये G1 फेज है, S है, G2 है, ये पूरा हमारा अलग फेज है। इस फेज को बोलते हैं इंटरफेज। ये क्या है, इंटरफेज। और ये क्या है, M फेज, यानी शादी वाला फेज ये है और तैयारियों वाला फेज ये है। 23 घंटे ये ले लेगा, 1 घंटा ये ले लेगा। अब इसके बारे में क्या क्या याद रखना है, S फेज के बारे में याद रखना है, यहाँ पे DNA रेप्लिकेशन होती है, ठीक है। G2 फेज के बारे में याद रखना है, इसमें प्रोटीन सिंथेसिस होती है। प्रो फेज की बात करें तो प्रो फेज के बारे में कुछ खास याद रखने को है नहीं। मेटा फेज में याद रख सकते हो, कंडेंस क्रोमोसोम यही दिखता है हमें, मैक्सिमम कंडेंसेशन होती है। एना फेज में स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमेटिड हो जाती है। टीलो फेज में एंड हो जाता है। साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है, यानी सेल प्लेट बनेगी या सेल फरो बनेगी। प्लेट बनती है प्लांट सेल में एंड सेल फरो बनती है एनिमल सेल में। ये सारी बात हमने की हुई है। प्लेट सेंटर से बाहर की तरफ, ये एनिमल सेल में बाहर से अंदर की तरफ, ठीक है। इसमें मिडिल लेमेला काम आता है प्लेट बनाने में, है ना। ये सारी बात हमें पता है। अब बात करते हैं मियोसिस की। मियोसिस के अंदर प्रोफेज में भी कुछ स्टेजेस होते हैं। कौन कौन से, तो ले जरा पानी दीदी, है ना। तो लेप्टोटीन आ जाता है, पेकाइटिन आ जाता है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डाइकाइनेसिस और डिप्लोटीन ये आ जाते हैं, है ना। इसमें क्या याद रख सकते हो कि जाइगोटीन में साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है, ये याद रख सकते हो। क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है, तो पेकाइटिन में होता है, ठीक है। कियाजमेटा कहाँ बनता है, तो डिप्लोटीन में बनता है। कियाजमेटा कहाँ टूटता है, तो डाइकाइनेसिस में टूटता है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है मियोसिस के बारे में। तो ये हो गया हमारा। अच्छा, इसमें एक जी नोड फेज भी होता है, वो यहाँ पे दिखाया नहीं हुआ। जी नोड फेज भी होता है। तो जी नोड फेज की अगर हम बात करें तो जी नोड फेज के बारे में दो बातें याद रखनी है। ये मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज होता है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन रुकती है, डीएनए रेप्लिकेशन स्टॉप। मेटाबॉलिकली एक्टिव स्टेटमेंट में बार बार हर साल पूछा गया है ये, ठीक है। नेक्स्ट ग्राफ पे चलते हैं। ओके, तो ये ग्राफ क्या है भाई, इफेक्ट ऑफ पीएच, टाइम ऑन एंड कंसंट्रेशन ऑन एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम एक्टिविटी के ऊपर पीएच का, टेम्परेचर का, सॉरी टाइम बोल दिया था, पीएच का, टेम्परेचर का और कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। पहले पीएच और टेम्परेचर की बात करते हैं। बहुत ही सिंपल है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो कम होने लगेगी। क्यों, या ऐसे मान के चलो, ऐसे समझो इसको। मान लीजिए मैंने बोला, देखो टेम्परेचर जब बढ़ता है ना तो धीरे धीरे एंजाइम जो है उसके प्रोटीन डीजेनरेट हो जाते हैं। तो एक बार तो क्या होगा, देखो इस ग्राफ को मान के चलो, टेम्परेचर बढ़ा, एंजाइम एक्टिविटी बढ़ी, टेम्परेचर बढ़ा, एंजाइम एक्टिविटी बढ़ी, बढ़ा बढ़ा बढ़ा, लेकिन उसके बाद टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, लेकिन एंजाइम एक्टिविटी कम होती जा रही है, ठीक है। ये एंजाइम एक्टिविटी बढ़ रही है, 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 मैक्सिमम पहुंच गई, अब कम होने लगी। रीजन, डीनेचरेशन। सेम टू सेम, पीएच बढ़ रहा था, एंजाइम एक्टिविटी बढ़ी 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 बढ़ी, ये मैक्सिमम आ गई, लेकिन जब उसके बाद पीएच बढ़ा तो कम आ गई। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाओगे चाहे घटाओगे, एंजाइम एक्टिविटी एक टाइम के बाद आके घटने लगेगी। उसी तरीके से पीएच बढ़ाओगे चाहे घटाओगे, एंजाइम एक्टिविटी एक टाइम के बाद आके क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। लेकिन अगर टेम्परेचर रहा ऑप्टिमम और पीएच रहा ऑप्टिमम, तो उस टाइम पे मैक्सिमम एंजाइम एक्टिविटी होती है। यानी दिस इज द ऑप्टिमम पीएच, जहां पर मैक्सिमम एंजाइम एक्टिविटी होती है, एंड दिस इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर, जहां पर मैक्सिमम एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है। अब बात करते हैं इसकी कंसंट्रेशन की। अब कंसंट्रेशन की समझो, देखो इसको ऐसे समझिएगा कि जैसे जैसे हमने मान लीजिए एक ग्लास लिया, उसमें हमने सबस्ट्रेट डाल दिया, क्या डाल दिया, सबस्ट्रेट, और उसमें एंजाइम डाल दिया। अब जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट बढ़ाएंगे, एंजाइम उस पर काम करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, और अल्टीमेटली क्या होगा, क्या होगा, प्रोडक्ट बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा।
जैसे जैसे हम ये देखो सबस्ट्रेट बढ़ता जा रहा है तो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी बढ़ती जा रही है, लेकिन एक टाइम के बाद कांस्टेंट हो गई ना। अब इस बात का मतलब समझो। देखो मान लीजिए कि इस सॉल्यूशन के अंदर हमने 1 2 3 4 5 एंजाइम डाले थे, ठीक है, और सबस्ट्रेट बहुत सारा डाला था। अब एक टाइम आएगा जब आप और सबस्ट्रेट जब डालोगे ना तो एंजाइम सारे के सारे काम में बिजी हो चुके होंगे, उनकी सारी एक्टिव साइट्स बिजी हो चुकी होंगी, तो अब एंजाइम चाहकर भी उससे ज़्यादा काम नहीं कर सकते, ठीक है। आफ्टर सम टाइम ऑल द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम बिकम बिजी, सो रिएक्शन अपनी मैक्सिमम जगह पर पहुंच जाएगी। इस जगह पर एंजाइम ही खत्म हो गए। एंजाइम कहते हैं भैया तुम कितना मर्जी सबस्ट्रेट डाल लो, मैं जितना काम कर सकता था मैं मैक्सिमम कर रहा हूँ, मेरे दोस्त जितना काम कर सकते थे उतना कर रहे हैं, तो तुम कितना ही सबस्ट्रेट डालो मुझ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस पॉइंट को बोलते हैं वी मैक्स, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन। बात समझ में आई? वी मैक्स क्या है। अब बात करते हैं के एम क्या है। के एम होता है माइकलिस कांस्टेंट। क्या होता है? माइकलिस कांस्टेंट। ये होता है वी एम की हाफ वैल्यू, वी मैक्स बाय 2। क्लियर है इतनी बात? चलिए अगले ग्राफ पे चलते हैं। ये हमने बात कर ली है, ये कौन सा ग्राफ है? ये है लीनियर ग्रोथ का ग्राफ। प्लांट्स में कैसी ग्रोथ होती है? लीनियर ग्रोथ होती है। लीनियर ग्रोथ का मतलब क्या है? देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है हाइट भी बढ़ती जा रही है। प्लांट्स में ऐसा ही तो होता है, ठीक है। प्लांट्स में यही होता है, जैसे जैसे प्लांट बूढ़ा होता जाएगा उनकी लंबाई बढ़ती जाती है, तो इसी को बोलते हैं लीनियर ग्रोथ, ठीक है, या इसको अर्थमेटिक ग्रोथ बोल लो, बात एक ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ गया हमारे पास QRS वेव। पक्का एक क्वेश्चन पक्का आता है। देखो इसको वैसे कैसे याद रखना है, वैसे मैं करवा चुकी हूँ इसको। आपको याद रखना है हमारे हार्ट में एट्रियम होते हैं और वेंट्रिकल होते हैं। एट्रियम रीपोलराइज करते हैं या डीपोलराइज करते हैं, वेंट्रिकल भी रीपोलराइज करते हैं या डीपोलराइज करते हैं। उल्टा लिख दिया मैंने, पहले डी लिखना है। एट्रियम डीपोलराइज करते हैं या रीपोलराइज करते हैं, वेंट्रिकल भी डीपोलराइज करते हैं या फिर रीपोलराइज करते हैं। डीपोलराइज मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना, रीपोलराइज मतलब रिलैक्स करना, ठीक है। अब देखो सबसे पहले पी वेव आ रही है, तो 1 2 3 4 लगा दो। इसको दे दो 1, इसको दे दो 2, इसको दे दो 3, ठीक है। फिर वापस 1 आ गया, वापस पी आ गया। अब देखो इसको दे दो 1 एट्रियम के डीपोलराइजेशन को, फिर वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन को 1, इसको छोड़ दो, इसको दे दो 3। बस ये आपको याद रखना है। यानी कि P क्या है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया या डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। QRS क्या है? डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल। T क्या है? रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल या रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। तो भाई रीपोलराइजेशन ऑफ ये कहाँ गया? एट्रिया, ये साइलेंट होता है, QRS के पीछे छुप जाता है। तो ये है हमारी PQRST। अगले पे चलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। यहाँ से भी क्वेश्चन पक्का आता है, तो इसको कैसे याद रखोगे? पहले से 5वें दिन, 1st to 5th डे, एस्ट्रोजन भी कम होता है, प्रोजेस्टेरोन भी कम होता है, ठीक है। यूट्रस की लाइन टूट जाती है, यूट्रस लाइनिंग ब्रेक। क्लियर? अब बात करते हैं फॉलिकुलर फेज की। फॉलिकुलर फेज जिसे प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है? FSH जो है वो फॉलिकल की ग्रोथ करवा रहा है, और जैसे जैसे फॉलिकल ग्रो हो रही है वो एस्ट्रोजन रिलीज कर रही है। तो यहाँ पर एस्ट्रोजन क्या होगा? पहले तो कम था, यहाँ पे एस्ट्रोजन बढ़ेगा, और प्रोजेस्टेरोन नॉर्मल है अभी तक प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। FSH नॉर्मल था, यहाँ पे कम हुआ क्योंकि FSH ग्रोथ करवा रहा है ना, और फिर बढ़ा, ठीक है। अब 14th डे क्या होगा? 14th डे, यहाँ पे 14th डे है, अप्रोक्सीमेटली 14th डे, इसे ओव्यूलेशन डे कहते हैं। यहाँ पर एकदम से क्या होगा? LH सर्ज आएगी। क्या आएगी? LH सर्ज। इसको क्या बोलते हैं? LH सर्ज। और ओवम से, ओवरी से एग रिलीज हो जाएगा, रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी, ओव्यूलेशन 14th डे। फिर 14th डे के बाद आएगा ल्यूटियल फेज। क्या आएगा? लूटियल फेज, जिसे हम सिक्रीटरी फेज भी कहते हैं। यहाँ पे क्या होगा? अब कॉर्पस लूटियम जो है, ये कॉर्पस लूटियम है, ठीक है। ये क्या सिक्रीट करेगी? ये प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करेगी। क्या सिक्रीट करेगी? प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करेगी, ताकि एंडोमेट्रियम बनी रहे। ये एंडोमेट्रियम बनी रह रही है, और प्रोजेस्टेरोन का लेवल यहाँ पर हाई हो गया, एस्ट्रोजन का लेवल कम हो गया, है ना। तो प्रोजेस्टेरोन बढ़ गया यहाँ पे, ये नॉर्मल है। अब इन दोनों पे ध्यान देना ही नहीं अब हमें। अब क्या आएगा उसके बाद? नेक्स्ट साइकिल शुरू हो जाएगी। जैसे ही नेक्स्ट साइकिल शुरू होगी फिर यूट्रस की लाइनिंग टूट जाएगी। एक्चुअली होता क्या है? नेक्स्ट साइकिल कॉर्पस लूटियम डीजनरेट कर देता है। जैसे ही ये डीजनरेट करेगा, प्रोजेस्टेरोन क्या हो जाएगा? कम, प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा कम, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन तो हो गया कम,
और ये जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है ये टूट जाएगी, ठीक है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों कम हो गए, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग टूट गई और नई मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो गई। तो यहाँ पर आपको क्या क्या याद रखना है, आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि सबसे पहली बात 14th डे पे, लगभग 14 डे पे LH फर जाती है, ये आपको याद रखना है। फिर एस्ट्रोजन का लेवल कब बढ़ता है, फॉलिकुलर फेज में बढ़ता है। प्रोजेस्टेरोन का लेवल कब बढ़ता है, लूटियल फेज में बढ़ता है। ये 3 बातें आपको याद रखनी है। प्रोजेस्टेरोन कौन सिक्रीट कर रहा है, कॉर्पस लूटियम सिक्रीट कर रहा है। एस्ट्रोजन कौन सिक्रीट कर रहा है, फॉलिकल सिक्रीट कर रही है। और LH हमारे ओव्यूलेशन को करवा रहा है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ मेंस्ट्रुएशन। इसके बाद आ जाता है BOD का ग्राफ। देखो ये पानी है, ये पानी धीरे धीरे साफ हो रहा है। क्या हो रहा है, धीरे धीरे साफ हो रहा है, इस तरफ पानी साफ होता जा रहा है। यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स थे, धीरे धीरे उन्होंने सारी की सारी ऑक्सीजन को यूज करके पानी को साफ कर दिया। अब देखिए इसका मतलब क्या है, ये थी नॉर्मल कंडीशन जहाँ पर डिजोल्ड ऑक्सीजन पानी में बहुत ज़्यादा थी, पानी साफ सुथरा था, उसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा थी। एकदम से उसमें सीवेज का कूड़ा आ गया सारा, तो वहाँ पे इतनी मछलियाँ आई कि वो सारी की सारी ऑक्सीजन को उन्होंने यूज़ कर लिया और ऑक्सीजन बहुत कम हो गई। फिर धीरे धीरे पानी साफ होने लगा और ऑक्सीजन बढ़ने लगी। ये है ये ग्राफ। तो ये डिजोल्ड ऑक्सीजन का ग्राफ है। पहले ऑक्सीजन ज़्यादा थी, फिर धीरे धीरे कम हो गई, फिर ज़्यादा हो गई। अब बात करते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की। BOD क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब देखो पहले डिमांड थी ही नहीं, ऑर्गेनिज्म ही नहीं थे, पानी साफ सुथरा था। लेकिन जैसे ही इतना कूड़ा कचरा आया तो उसके अंदर इतना कूड़ा कचरा खाने के लिए ऑर्गेनिजम्स, एरोबिक ऑर्गेनिजम्स ग्रो करे, उनको ऑक्सीजन चाहिए। तो अब उनकी डिमांड बढ़ी, कहते हमें ऑक्सीजन दो, हमें ऑक्सीजन दो, हमें ऑक्सीजन दो। तो वो डिमांड पहले बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, फिर धीरे धीरे पानी साफ होने लगेगा तो डिमांड कम होने लगेगी, कम होने लगेगी, कम होने लगेगी। तो ये BOD है, बस सिंपल, ठीक है। तो जैसे ही कचरा आएगा डिजोल्ड ऑक्सीजन कम होगी और फिर पानी साफ होते होते ऑक्सीजन बढ़ जाएगी। कैसे, जैसे ही कचरा आएगा BOD पहले बढ़ेगी, फिर धीरे धीरे कम हो जाएगी। लास्ट पे चलते हैं, एज पिरामिड ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। एज पिरामिड याद रखना है। एक्सपेंडिंग क्या होती है, एक्सपेंडिंग में कौन ज़्यादा, प्री रिप्रोडक्टिव सबसे ज़्यादा, उसके बाद रिप्रोडक्टिव, उसके बाद पोस्ट रिप्रोडक्टिव। इसे पिरामिड शेप कहते हैं। स्टेबल यानी बेल शेप्ड में प्री रिप्रोडक्टिव नॉर्मल है, रिप्रोडक्टिव कम है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव और कम है। डिक्लाइनिंग में क्या होता है, सबसे ज़्यादा रिप्रोडक्टिव होते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव भी कम है और पोस्ट रिप्रोडक्टिव भी कम है। बात समझ रहे हो, प्री फिर रिप्रो फिर पोस्ट, ये क्या है, एक्सपेंडिंग। स्टेबल में क्या है, मान के चलो प्री इज इक्वल टू रिप्रो, ठीक है, बट पोस्ट जो है वो छोटा है। और इसमें क्या है, डिक्लाइनिंग में अर्न शेप में, तो इसके अंदर प्री भी कम है, पोस्ट भी कम है, सबसे ज़्यादा क्या है, रिप्रो है। बस ये है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हर एग्जाम से आए क्वेश्चन की। इससे लास्ट 2-3 सालों में कोई क्वेश्चन नहीं आया, यहाँ से भी लास्ट 2-3 सालों में कोई क्वेश्चन नहीं आया। स्टेटमेंट क्वेश्चन आया है, ग्राफ से नहीं आया, स्टेटमेंट क्वेश्चन आया है, ठीक है। यहाँ से हर साल में क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन पक्का हो गया। हर साल में क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन पक्का हो गया, ठीक है। नॉट इम्पोर्टेंट, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। हर साल में 2 क्वेश्चन है, 4, चलो एक ही मान लो, 3 क्वेश्चन पक्के हो गए। इसको भी स्किप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से, चाहे स्टेटमेंट में है चाहे किसी में भी आए, 4। एक इवोल्यूशन से 5, इसको छोड़ देते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का 6, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ से आएगा स्टेटमेंट 7 और यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का, यानी इस वीडियो में 8 क्वेश्चन आपके पक्के हैं, ठीक है, जो प्रीवियस हर ईयर में आ रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही करते हैं। सारे ग्राफ हमने कंप्लीट कर लिए हैं। कोशिश करूंगी नेक्स्ट वीडियो डायग्राम्स की लेके आऊँ। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो कमेंट में लिखिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लाइक का बटन दबा दिया करो भाई। टेक केयर, थैंक यू।